सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का ई पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11th का हम चैप्टर देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है द राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 11th के अंदर अकॉर्डिंग टू 2003 और 2004 के लेक्चर सीरीज़ के हिसाब से ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर एग्ज़ाम। लास्ट ईयर ये चैप्टर नहीं आ रहा था बट दिस ईयर ये चैप्टर हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा मेन हम क्या जानेंगे और साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कितने लेक्चर सीरीज़ इस चैप्टर के आने वाले हैं। ये लेक्चर सीरीज़ पहला है और इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको जानने को मिलेगा वेरियस फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, भारत के संविधान में जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार किस प्रकार के हैं, अधिकार की हमें ज़रूरत क्यों है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अधिकार को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है एंड व्हाट इज़ द जुडिशरी हैज़ प्ले इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग दिस राइट्स। न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करता है और अगर कोई अधिकार वायलेट हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम ये भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP जो है वो क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन दोनों के बीच में जो अंतर हमें देखने को मिलेगा हम वो भी इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें उधार ली थी और कॉन्स्टिट्यूशन में हम बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से उधार ली है। और अब जो जो चीज़ें हमने देखा कि हमने इस कंट्री से वो लिया, उस कंट्री से वो लिया, तो ऐसा ही हम लोग बेसिक उसको और गहराई से जानने की अब कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा आपको पॉलिटिकल साइंस की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होती चली जाएगी। अब देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये भी समझना ज़रूरी है, हालांकि मोटा मोटा सभी को पता होगा लेकिन जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप कंप्लीट देख लोगे ना तो उसके बाद आपको और कुछ जानकारी हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा यही आएगा कि आपको अधिकार की ज़रूरत है क्यों? क्या आपको अधिकार मिल रहे नहीं हैं? क्या आपसे अधिकार छीने गए हैं? आपको अधिकार की ज़रूरत क्यों है, यही क्वेश्चन सबसे बड़ा है। आई वॉन्ट माई राइट्स, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है तिलक साहब, हम उन्हें बोलते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अधिकार यानी कि अधिकार मेरा मतलब मौलिक अधिकार जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। वैसे तो मौलिक अधिकार नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। कहीं कहीं पे स्वतंत्रता भी लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूँगा। लेकिन अगर बेसिक फंडामेंटल को हम जाने ना तो इम्पोर्टेंट ऑफ राइट्स है क्या। देखो समाज में ना हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीना सामाजिक स्तर पर बहुत ज़रूरी है और व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, अपनी उम्मीदों को पूरा करना चाहता है, अपने एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहता है। और आप लोग भी तो है ना, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी कोई आवश्यकता पूरी हो रही है, आपका राइट्स भी तो है, आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। तो एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि राइट्स आर एसेंशियल फैक्टर टू लीड अ बेटर सोशल लाइफ एंड इट हेल्प टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि सामाजिक स्तर पर बेहतर जीवन जीने के लिए और खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो बेसिक राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। इट ब्रिंग्स पर्सनल डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। ये व्यक्ति के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए ज़रूरी होती है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में जानने की हम कोशिश करें कि राइट्स हमें चाहिए क्यों होते हैं तो आप एक वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ। अपना ग्रोथ करने के लिए मुझे अधिकारों की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई बहुत सारे रिच क्लास पीपल है, अब वो रिच ऐसे कैसे बन गए, उन्होंने फैक्ट्रीज खोली होगी, नई इंडस्ट्री सेटअप की होगी, नई आइडिया पे काम करा होगा। क्या सरकार आपको मना कर रही है? नहीं मना कर रही है, क्योंकि जो चीज़ भारत के अंदर सभी कर रहे हैं या सभी कर सकते हैं लीगल तरीके से, वो अधिकार आपका भी करने का है और ये चीज़ हमारा संविधान जो है वो हमें देता है। और मैं सिर्फ ही अपनी कंट्री की एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको हर कंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। 195 कंट्री
जिनमें फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी कंट्रियों के अंदर अगर अधिकार हैं, सभी कंट्रियों के अंदर अगर अधिकार हैं, तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ये अधिकारों की ज़रूरत हमें क्यों है, वो इसीलिए ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ तो हमने समझ ली कि अधिकार की हमें ज़रूरत क्यों है। अब हर किसी डेमोक्रेसी कंट्री, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है और हम चाहते हैं कि हर किसी को हम ह्यूमन राइट्स दें, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेंशन कर भी रखा है कि हमारे पास ये राइट्स है, इन राइट्स को वायलेट अगर कहीं से होता है तो फिर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ राइट्स क्या होता है दोस्तों? बिल ऑफ राइट्स का समझने का मतलब आप सिंपल शब्दों में ये जानिए कि कोई भी सरकार अगर अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देती है तो सबसे पहले संविधान के अंदर वो इस चीज़ को मेंशन करती है कि हमारा संविधान जो है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाउ फुलफिलिंग ऑल द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीज़न, ऑफ अमेरिकन सिटीज़न, जो भी है, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर अगर लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स आपको ये देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को पहले से ही वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करा गया होगा, एंड दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री लिस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। मतलब हर किसी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश ने एक लिस्ट बना रखी होगी, ये अधिकार, और जो लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करी जाती है उसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। जैसे आप एक दुकान के अंदर गए, दुकान नहीं, जैसे आप एक, हाँ मान लीजिए एक शॉप में गए, या आप क्या कहते हैं एक ढाबे पे गए, या एक होटल पे गए, या एक शोरूम में गए, तो एक लिस्ट सी मिल जाती है ना आपको, जी हमारे यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है ना, आपको ये चीज़ें मिल सकती है। तो एक तरीके का उन्होंने पैम्पलेट तैयार कर रखा है। आप किसी भी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप पूछते नहीं सर मेन्यू कार्ड दीजिए कि आपके पास क्या क्या है, वो बोलते हैं आप लोग। तो सेम ऐसा ही हमारे अधिकार जो हैं एक मेन्यू कार्ड जैसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से लिस्टेड है, और उसे ही हमने सिंपल शब्दों में बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया है। और बिल ऑफ राइट्स से फ़ायदा ये होता है कि हमने लिस्ट बना दी है और हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर तो फिर हमने एक अमेंडमेंट का सिस्टम किया हुआ है, उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं। A bill of a rights provide government for acting against the rights of citizen and ensure the remedy if rights are violate। मतलब सरकार जो है ऑफ कोर्स ये देखती है कि अगर जो भी बिल ऑफ राइट्स में जो भी चीज़ें मेंशन हो रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सरकार जो है वो इसके उल्लंघन होने से, यानी कि इसके वायलेट होने से इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। और ऑफ कोर्स हमारे भारत के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है जो ये चीज़ें देखती रहती है ना। तो अगर हम फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीडम मूवमेंट के बाद हमने रियलाइज़ करा कि ऑफ कोर्स हमें क्या कहते हैं अपनी जनता को अधिकार देने की ज़रूरत है। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि 1915 में जैसे ही गांधी जी आए थे तो गांधी जी ने सोच लिया था कि यार लोगों को बेसिक अधिकार तो देने ज़रूरी है। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे भी ऐसा हुआ था कि वो थोड़ा बहुत राइट टू वोट उन्होंने हमें दिया था। टैक्स का अधिकार, टैक्स का अधिकार क्या, टैक्स तो देना ही पड़ रहा था। दूसरे और राइट्स हो सकते थे। एक समय पे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बने थे 1919, 1933, 1919, 1933, 1917, 1915, ऐसे एक्ट बने थे। तो ये एक्ट के तहत कुछ कुछ बदलाव होते थे और लोगों को राइट्स मिलते थे, पर लोगों को नहीं, थोड़े से जो बड़ी पोस्टों पे लोग होते थे उनको मिलते थे राइट्स ये। लेकिन गांधी जी जब भारत में आए थे 1915 से लेके 1947 के बीच में, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बड़ा ही अच्छी तरीके से सोचा कि हमें अधिकारों की ज़रूरत है, हमें लोगों को अधिकार देने की ज़रूरत है, हम लोगों को अधिकार ज़रूर देंगे। तो इस तरीके से लोगों को अधिकार की शुरुआत हमने, जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे हम लोग, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोगों को अधिकार ज़रूर देंगे। तो उसके लिए गांधी जी 1923 के अंदर 23 से 22 के बीच में उन्होंने ही पंचायत राज का सिस्टम जो था, पंचायत राज पंचायत राज, ये आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ोगे। 1920-22 के अंदर
उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को ऑफिशियल करने की सोची थी, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की सोची थी। इवन हमारे फ्रीडम फाइटर मोतीलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेहरू कमेटी बनाई थी, नेहरू समिति बनाई थी और उन्होंने अधिकारों की मांग भी करी थी। ये वही दौर है जब 1927 के अंदर हम लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे और साइमन कमीशन भारत में बनाया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी। और जब साइमन भारत में आया था तो उसने कहा था कि अभी हमें जनता को राइट्स देना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अभी हमें क्या कहते हैं, भारत को आज़ाद भी नहीं करना चाहिए। तो उसी टाइम पीरियड पे 1928 के अंदर नेहरू जी ने एक लिस्ट बनाई थी कि अगर हमारा भारत देश अगर आप हमें दे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या तरीका नहीं है। डॉक्टर नेहरू जी जो थे, मतलब मोतीलाल नेहरू जी, वो उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि उन्होंने पूरा एक लिस्ट तैयार करा कि हम भारत देश जब आज़ाद कर लेंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे और आप हमें हमारा भारत दे दो। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, आपको याद होगा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने जिक्र करा था चैप्टर 1 के अंदर भी। और नेहरू रिपोर्ट जो थे वो 1928 के अंदर बनी थी और उसके बाद इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन करे थे। तो जब हमारा भारत का संविधान बना होगा या बन रहा होगा तो नेहरू रिपोर्ट का भी सहारा लिया गया होगा। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेहरू रिपोर्ट से भी हमें फ़ायदा हुआ। तो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं वो एक साधारण राइट से कैसे अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फंडामेंटल राइट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है, उनकी गारंटी दे रखी है, उसको सिर्फ बदला जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू, बाकी ऐसे कभी भी कोई भी नहीं बदल सकता उसको। लेकिन अगर ऑर्डिनरी राइट्स को हम देखें तो ऑर्डिनरी राइट्स जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा गारंटीड है और ऑफ कोर्स इसको बदलने के लिए ऑर्डिनरी प्रोसेस है और उसे आसानी से बदला जा सकता है ना। तो ये बहुत ही मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि और लॉ तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ऐसा अधिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके दम पर आप किसी को चैलेंज कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आए दिन प्रदर्शन चलते रहते हैं, तो कोई भी सभी के पास राइट्स है ना कि वो जाके धरना दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, आप कुछ अपनी धारणाएं रख सकते हो, आपकी भी अपनी सोच हो सकती है। सो एवरी वन हैज़ अ राइट्स और सबके पास अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं। हमारा जो लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ेगा उसमें हम फंडामेंटल राइट्स को बड़ा ही डीपली एनालाइज करेंगे, बड़ी ही डीपली तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं है कि हम उसे एक ही क्लास के अंदर ख़त्म कर लेंगे, इसीलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो देखो मैं आपको बता दूं, अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, वैसे तो टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं कितने हैं दोस्तों, 6 राइट्स हैं। पहले ये क्या कहते हैं आपके कितने थे, पहले ये 7 थे, अब इसे 6 कर दिया गया है। पार्ट थर्ड के अंदर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमें इसे देखने को मिलते हैं। तो यानी कि आप एक सिंपल शब्दों में ये समझे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बुक है, उस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं और उस बुक का अगर आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और उसका पेज नंबर 12 से 35 पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। इतना आपने फोकस करना है। अब एक एक करके राइट्स को थोड़ा सा समझते हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए या ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो हम सिर्फ अभी बेसिक पढ़ेंगे। पहला वाला वो है राइट टू इक्वालिटी। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है और राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम सबसे पहले इक्वालिटी में 2 प्रकार की इक्वालिटी देखते हैं। नंबर वन का मतलब यह है, आर्टिकल नंबर 14 में बताया जाता है कि कानून के समक्ष सभी को लॉ के अकॉर्डिंग संरक्षण भी मिलेगा और लॉ के अकॉर्डिंग सभी बराबर भी है। मतलब सबसे पहला राइट्स हमें ये कहता है कि चाहे संजय दत्त हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी सीएम हो, कोई भी पीएम हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने यानी कि आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंग उसको समान समझा जाएगा, वो लॉ के सामने पूरे तरीके से बराबर है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, और उसी को ही हम समान समझेंगे चाहे वो कोई भी हो, है ना। दूसरा राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, वही कहने का मतलब कि इट मीन्स दैट सभी के साथ समान परिस्थिति के अंदर, समान सर्कमस्टांस के अंदर उसके साथ इक्वल बिहेव करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई और है तो उसको कुछ और समझा जाएगा, वो बंदा कोई और है तो उसको कुछ और समझा जाए। तो आर्टिकल नंबर 14 स्पेशल कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है।
दूसरी अगर बात करें आर्टिकल नंबर 15, वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन ना होना, यानी कि भेदभाव ना होना। भारत के अंदर चाहे कोई भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी धर्म का हो, उस नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर एडमिशन की बात हो रही है, तो अगर कोई क्रिश्चियन है तो उस बच्चे का एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये एक भेदभाव हो गया जो ऑफ कोर्स वो नहीं करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 15 हमें कहता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक पार्क, एंटरटेनमेंट, ऐसी किसी भी जगह पे जाने की सभी को परमिशन है। जैसा कि शुरुआती समय में आपने देखा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं, नल से या कुएं से पानी निकालना मना कहा जाता था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इक्वालिटी सभी के लिए समान है। पब्लिक जगहें जैसे कुएं, टैंक, स्नानघर, सड़क और पब्लिक रेस्टोरेंट जो है, वहाँ पे सभी को इक्वल रखना होगा और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। दूसरा आर्टिकल नंबर 16, अवसर की समानता सभी को मिलेगी। मतलब अगर किसी राज्य के तहत अगर कोई स्टेट रोजगार क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण, बनिया, शूद्र सबके लिए अलग अलग होगा। नहीं, आप सभी को रोजगार की गारंटी या जो अपॉर्चुनिटी होती है आर्टिकल नंबर 16 के तहत आप सभी को इक्वल रखेंगे। आप किसी को असमान नहीं कर सकते। दूसरा है अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। इसे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। मैं स्टार इसलिए बना दे रहा हूँ कि इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। पहले छुआछूत बहुत चलता था, आज की डेट में छुआछूत बिल्कुल नहीं होगा। आपके गांव में आज भी होता होगा कि कोई बाहर का राहगीर आपके घर में आके पानी पी रहा होता है, तो घर के बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, अपने घर के बर्तन में पानी मत पिलाओ और या इसको नलका छूने मत दो। तो ये थोड़ा सा भेदभाव है। दिस इज़ कॉल्ड अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत की समाप्ति। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि चांडाल्स हुआ करते थे बहुत साल पहले हमारे भारत के अंदर, तो उनके साथ भी ऐसा ही छुआछूत होता था जो नहीं होना चाहिए, है ना। तो 12th क्लास में आप चांडालों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 17 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। दूसरा है आर्टिकल नंबर 18, वो है अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। ये अबॉलिश ऑफ टाइटल्स क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा अपने नाम के आगे ना ऐसे बाहुबली वाले टाइटल लगाता है, रॉबिन हुड चुलबुल पांडे, है ना। असल में आधार कार्ड में आप ये नाम नहीं रख सकते। पुराने ज़माने में जब राजा लोग अपने नाम को एक फेमस करने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स लगाया करते थे, वो भारत के संविधान बनने के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। और आर्टिकल नंबर 18 में क्लियर कट बोला गया है कि अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक राजा हुआ करते थे बहुत साल पहले, उनका नाम था सिर्फ अशोक, लेकिन हमने उनके नाम के आगे लिख दिया सम्राट अशोक। ऐसे ही एक राजा हुआ करते चंद्रगुप्त, हमने उनके नाम के आगे लगा दिया विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, है ना। तो ऐसे टाइटल जो किसी काम के नहीं होते हैं, तो काम की इन द सेंस नाम को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं जो ऑफिशियल नहीं है, तो आप उन्हें नहीं ला सकते। जैसे श्री 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 अमरेंद्र बाहुबली, तो आप किसी नाम के आगे श्री 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 सुना लगा देंगे, तो ये थोड़ा सा लीगल नहीं है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी बात ये भी कि कोई बंदा जिसको भारत भूषण मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, अगर ये भी किसी को मिलता है तो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर को पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, तो पद्मश्री सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। तो ये भी ऑफिशियल नहीं है। हाँ, अगर किसी बंदे को डिग्री के हिसाब से मिला हुआ है, जैसे कि ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, तो तेलंगाना मूवी के अंदर बड़े खतरनाक कैरेक्टर थे ये, तो इनका नाम के आगे जो ब्रिगेडियर लगा हुआ है सरकार ने दिया हुआ है, तो ये लीगल है, इसको वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो लीगल इन लीगल के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये चीज़ जो है ये ज़रूरी है आपको समझना। और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे अभी आप लोगों से, और फिर और चैप्टर को और डीपली एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब।